जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों सॉल्व कराए जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को 2022 में जो दोस्तों आपका पेपर आप लोगों से संबंधित जो पेपर आया था दोस्तों उसको सॉल्व करा दिया है। यानी कि 2022 में दोस्तों जो पेपर आया है उस पेपर को दोस्तों मैंने आपको सॉल्व करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। यदि अभी तक नहीं किया है दोस्तों तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि मैं 1 घंटे में पूरा पेपर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। आपकी टाइमिंग दोस्तों क्या अच्छे से आपको कंफर्म हो जाएगी कि पेपर यदि वहां आएगा तो मैं 1 घंटे में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस टाइप के प्रश्न दोस्तों वहां पर पूछे जाते हैं और मुझे किस टाइप के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। यदि आपने पूरा सिलेबस देखा हुआ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों तो आपको पूरा प्रैक्टिस जो मैंने कराया आसानी से सॉल्व हो रहा हो, आप कर भी पा रहे होंगे। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इससे जुड़ सके, अपनी तैयारी को दोस्तों कर सके। आज की क्लास में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर 2021 यानी कि 2021 में दोस्तों जो पेपर आया है उसको दोस्तों आज की क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, किस टाइप के दोस्तों शुरुआत में प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। दोस्तों यदि ठोस आकृति होगी तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। यानी कि दोस्तों ठोस आकृति में 3 विमाएं होती हैं और 3 विमाएं होती है यानी दोस्तों क्या वो 3D आकृति होती है। इसलिए दोस्तों क्या किसको प्रदर्शित करेंगे? आयतन को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु को जिस जगह पे रखते हैं, कोई वस्तु हो उसको जहां पर रखते हैं वह वस्तु जितनी एरिया को घेरता है वह उस वस्तु का कहलाती है क्षेत्रफल कहलाती है। जैसे इस मार्कर को मैं इस बोर्ड पे रख रहा हूं तो ये मार्कर जितनी एरिया घेरेगा इस बोर्ड की वह दोस्तों जो एरिया कहलाएगी वह हमारी क्षेत्रफल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। धारिता क्या होती है? किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाता है, किसी बर्तन में जितना पानी आ जाए वह दोस्तों उसकी धारिता कहलाती है। जब दोस्तों मान लेते किसी बर्तन में 5 जग पानी आ रहा तो उस बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी? 5 जग हो जाएगी। समझ गए? परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की चारों तरफ की क्या होती? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को जोड़ दिया जाए। किसी भी आकृति का निकाल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे हम क्या वर्ग का निकालेंगे तो उसमें क्या होगी? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। वर्ग में क्या होती? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती कि नहीं होती? तो लंबाई चौड़ाई का कुछ जिक्र नहीं। जैसे आयतन होगा तो उसमें क्या सॉरी क्षेत्रफल होगा, किसी भी आकृति का निकालना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी। आयतन है दोस्तों उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा। और दोस्तों क्या है? आयत है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगा। यानी कहने का मतलब है जब भी हमें किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं को आपस में हम ऐड कर देंगे। ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में ऐड कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि हमारा दोस्तों आयत है तो आयत की चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई भी आकृति दोस्तों आपके पास है उस आकृति की सभी भुजाओं को यदि आपस में ऐड कर देते हैं तो दोस्तों उसका परिमाप निकल आएगा। तो चारों ऑप्शन को समझ गए। यदि अब इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है? दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। देखिए -1 इसको लिख सकते हैं -1/1। तो देखिए P कितना होगा? -1 होगा, Q कितना 1 हो जाएगा। और 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो दोस्तों हमारा P कितना हो गया? 1 हो गया। Q कितना हो गया? 1 हो गया। यानी दोस्तों यह -1 और 1 परिमेय संख्या है और कह रहा है के बीच में कितनी परिमेय संख्या? कोई भी परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सभी संख्या दोस्तों हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं। कह रहा है a² - 2ab + b² बराबर होता है। दोस्तों यह सरसंख्या हमारी है। मैंने आपको सरसंख्या लिखा है क्या? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस का b² प्लस का 2ab और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab। यही तो दोस्तों होता है, ध्यान समझिए। तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab। देखिए ध्यान से a² + b² माइनस 2ab क्रम चेंज है। यदि इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर है। देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, यानी दोस्तों किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों आप जानते हैं वर्ग का परिमाप, दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी 4 गुणे भुजा, यानी भुजा इधर मान लेते हैं ए है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप दोस्तों आपको 4 दे रखा, तो यहाँ 4 बरा कितना 4 है, यानी कि a बरा कितना 4/4, जो गुणे में बटे में 4 एकम 4, 4 एकम 4, a की वैल्यू दोस्तों हमारी 1 आएगी, काहे में मीटर में, क्योंकि दोस्तों आपको परिमाप भी हमें मीटर में दे रखा है। और आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और दोस्तों हमारी भुजा कितनी है हमारी एक का स्क्वायर, यानी दोस्तों एक ही तो है, एक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में 1 मीटर स्क्वायर, देखिए पहला ही ऑप्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये बहुत आसान आसान प्रश्न दोस्तों है, बस आपको अच्छे से समझना है। अगला, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण एक दोस्तों आपसे पूछा, तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन नहीं है वो पूछा। दोस्तों लीनियर इक्वेशन संबंधित प्रश्न दोस्तों लगभग हर बार आपसे पूछा जाता है, चाहे अतुलक में हो चाहे वस्तुनिष्ठ में हो, तो इसलिए दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों रेखीय समीकरण क्या होते हैं, यानी कोई हमारा चर है और चर की मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो वह दोस्तों जो समीकरण हमारा होगा रैखिक समीकरण कहलाएगा। कितना चर, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी या एम एन कुछ भी होगा, जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यहां देखिए यहां भी एम यहां भी एम, इसको साल भी करेंगे तो 2 एम को उठा के इधर ले जाएंगे तो 5m, तो 5m में से 2m जाएगा भाई, इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अरे देख लीजिए जैसे 3 बराबर 5m माइनस का 2m हो जाएगा, यानी कि 3 का कितना 3m आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो m की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। देखिए तो m की मैक्सिमम पावर कितनी, यहां इस प्रश्न को सॉल्व करने में हमें चर की मैक्सिमम पावर देखिए, यहां मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि दोस्तों यहां हमारा कैसा हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और पूछा क्या, रैखिक समीकरण नहीं है। दूसरा देखिए यहां भी देखिए y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी y की मैक्सिमम पावर 1 ही रहेगी। यहां देखिए 2p है, और यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10p प्लस का 5 इक्वल टू p हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो p की मैक्सिमम पावर 1 ही है, यानी कि ये भी दोस्तों हमारा रैखिक समीकरण। इसको सॉल्व करिए x प्लस 1/x स्क्वायर, यहां एलसीएम ले दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, x एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 1 से भाग करें x है, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी भैया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तब भी दोस्तों देखिए x की मैक्सिमम पावर यहां कितनी आ गई 2 आ गई। तो दोस्तों यार रैखिक समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण है। आपसे पूछा क्या था, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण नहीं, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से ये सभी प्रश्नों को समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या दोस्तों 6, देखिए कितना आसान प्रश्न है। माइनस का 4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए। ये यहाँ पर 0 होता है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और इधर दोस्तों प्लस में चलता है, +1, +2, +3, ऐसे दोस्तों चलता रहता है उधर तक। हमें क्या माइनस की जरूरत है, इसलिए ज्यादा लिखेंगे तो माइनस वाले ज्यादा लिख लीजिए। अब देखिए बटे में 5 है, हर में 5, इसलिए सभी के बटे में 5 लगा दीजिए, ठीक है। सभी के बटे में क्या कर दिया हमने, 5 लगा दिया। इधर भी अच्छा, 0 को 0 ही रखेंगे तब भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको यदि अंश में 0 हो, हर में कोई भी नंबर हो तो 0 हो जाता, चाहे यहाँ 0 रख दीजिए चाहे 0/5। बात देखिए, अब ध्यान समझिए कहां तक, माइनस का 4/5 तक जाना। देखिए कैसे, 0 से माइनस का 1/5 तक आए, 1/5 से माइनस का 1/2 तक गए, माइनस के 2/5 से माइनस का 3/2 तक गए, और माइनस के 3/5 तक गए, और माइनस के 3/5 से माइनस के 4/5 तक गए। देखिए माइनस का 4/5 चाहिए था, ये 200 संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन हो गया। इस तरीके से 200 संख्या रेखा को प्रदर्शित करते, तो बहुत आसान है। मैंने तो आपको संख्या रेखा का प्रदर्शन बहुत अच्छे समझाया है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर दोस्तों कह रहा है स्तंभाकृति ब्रैकेट में हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख ब्रैकेट में दोस्तों बार डायग्राम, आगे कह रहा है दोस्तों में दो अंतर बताइए, देखिए यहां से थ्योरी से प्रश्न दोस्तों आ गया, अंतर बताइए। चलिए देखिए, तो दोस्तों हमें अंतर बताना है, तो लिख लीजिए स्तंभाकृति, और दोस्तों इधर लिख लीजिए स्तंभ आरेख। दो अंतर लिखने दोस्तों, और इधर हमारा चाहिए तो क्रमांक भी लिख दीजिए, क्रमांक, ठीक है। ये हमारी टेबल बनके तैयार हो रही। देखिए पहला अंतर लिखते हैं, ये मात्रात्मक डेटा मतलब आंकड़ा, डेटा प्रस्तुत करते हैं, ठीक। कौन सा, जो स्तंभाकृति है, जो स्तंभ आकृति वाले दोस्तों जो हमारे हैं, ये मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करते हैं, और ये दोस्तों जो स्तंभ आरेख होते हैं, जो बात डायग्राम होते हैं, ये श्रेणीबद्ध डेटा का दोस्तों आंकड़ा है, डेटा प्रस्तुत करते हैं, ये पहला अंतर होगा, प्रस्तुत करते हैं, ठीक भैया। दूसरा अंतर देखिए, इसमें स्तंभों को पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें स्तंभों को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है।
ये दो अंतर दोस्तों हमारे हुए किसमें, स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख में, स्तंभ आकृति और स्तंभ आरेख में। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 8। ध्यान से देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, मैं 8 लिख रहा हूं तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कामा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान, ये भी बहुत है। कैसे करेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से। क्या आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स दोस्तों इसके फैक्टर कर लेते हैं, मतलब क्या इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक्स कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल जाएगा तो एक्स तो बचेगा, यहाँ से एक्स चला गया तो माइनस का वन बचा रहेगा, कॉमन लेना तो आता है। इसको नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, देखिए तीनों में दोस्तों एक्स कॉमन मिल रहा, देखिए क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, भाई एक एक्स निकल गया, तीन थे दो ही तो बचेंगे, और यहाँ पर प्लस का एक्स प्लस का वन, भाई दो एक्स स्क्वायर में से क्या एक एक्स निकालेंगे तो एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स था एक्स निकल ही आया तो वन बचा रहेगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है, मासा क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हमें दे रखे हैं, जो कुछ हमें दे रखा है उसमें जितने भी पद दे रखे हैं सभी पदों में जो कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है। तो क्या लिखूंगा, आता एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स तथा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि दोस्तों दोनों में कॉमन क्या एक्स है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 नंबर भैया आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई क्यूब भाग करना है 6x स्क्वायर वाई को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या कर रहा है, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई की पावर 3 अपान भाग का मतलब भाग का मतलब बटेगी तो होता है 6x स्क्वायर वाई, इसकी मल्टीप्लाई करते 3 चक्कू 12 हो गया, 3 चक्कू 12 हो गया, यहाँ x की पावर 3 यहाँ x की पावर 1, तो जब आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर कितना चले कर देते 3 प्लस 1, यहाँ देखिए y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ y की पावर 3, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगे 3 प्लस 3 अपान में 6x स्क्वायर वाई। ठीक है, ध्यान समझिए, काटना चाहिए काट लीजिए, 6 एकदम 6 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 2, और ऊपर देखिए x की पावर 4 हो गया और y की पावर 6 हो गया, बटे में कितना x स्क्वायर वाई, इसको भी काट लेते हैं, यहाँ दो पावर है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, देखिए यहाँ समझिए, इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे 2x की पावर 4 है, इसको ले जाएंगे प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस की देंगे x की पावर -2, यहाँ देखिए y की पावर 6 है, ऊपर उठा के ले जाएंगे तो y की पावर -1। ठीक है, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर उठा के एक्स की पावर -2 होगा, यहाँ y है तो y की पावर कितना ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए फिर से आधार सामान घाते क्या हो जाएंगे हमारी जुड़ जाएंगे, तो 2x की पावर 4 और देखिए प्लस और -2, ठीक है, इंटू y की पावर 6 प्लस -1 हो गया। देखिए तो 2x की पावर 4 प्लस -2 हो जाएगा, y की पावर 6 प्लस -1, तो देखिए 2x की पावर कितना 2, y की पावर 5। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। समझिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, अथवा दोस्तों वैसे मेन तरीका आप इसी तरीके से सॉल्व करते ज्यादा बेहतर है, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई की पावर 3, यहाँ देखिए 6x स्क्वायर वाई, देखिए काट लीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकम 2 2 दूना 4, देखिए 2 बचेगा वहां पर, यहाँ एक्स स्क्वायर से पावर कैंसिल 1 बचेगी, यहाँ पर यहाँ y से कैंसिल 2 बचेगी। अब देखिए कितना कितना बचेगा x,
यहाँ y की पावर 2 बचा रखे, यहाँ कितना x, यहाँ y की पावर 3 बचा रखे। आप देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 रहेगा, x की पावर 1 यहाँ, x की पावर 1 यहाँ, तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 3, यानी कि y की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सेम है, चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें। चलिए अगला प्रश्न संख्या 210। देखिए ध्यान से, 10 नंबर आपसे कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, 10 नंबर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसानी भी है। आपसे भैया कह रहा है, एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई वर्ग मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई, यदि इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है, तो उसका कैसा घनाभ का, तो उसका क्षेत्रफल, नहीं तो उसका आयतन ज्ञात, क्षेत्रफल तो दे रखा, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, तो दोस्तों क्या दिया हमें, दिया है क्या, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 125 वर्ग मीटर। ठीक है, उसकी ऊंचाई, तो किसकी ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई बराबर दोस्तों कितनी, 4.5 मीटर। पूछा दोस्तों आपसे क्या है, घनाभ का आयतन, उसका आयतन था तो घनाभ का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। घनाभ का दोस्तों जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और इंटू घनाभ की ऊंचाई होती है, ध्यान समझिए। अच्छा, घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वही तो लंबाई चौड़ाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या लिख सकते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल इंटू कितना, ऊंचाई कितना, ऊंचाई तो हमारी ऊंचाई ही है, ऊंचाई ऊंचाई ही है। तो देख ध्यान से, घनाभ का क्षेत्रफल कितना हमारा हो जाएगा 125, और ऊंचाई कितनी हमारी दोस्तों का 4.5 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 125 यहाँ 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 5 25 के 5 सिलाएंगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 6 हो गया। इधर देखिए 4 पंचे 20 के, 0 सिलाए 2, 4 दूनी 8 2 10 और कितना 4 1 5, ये तो आएगा 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, कितना एक अंक बाद पॉइंट है 562.5, कितना आ जाएगा 562.5, क्या आएगा, देखिए 3 भी माए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कितना आ जाएगा, किसमें आएगा, मीटर, वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, यानी कितना घन मीटर का या मीटर क्यूब, घन मीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन बराबर कितना, इतना आ गया। ठीक है, लिख लेंगे ना। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर पे आपसे कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 व्यंजक
व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भैया। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। देखिए दोस्तों, इसको पूर्ण वर्ग बना के करना, सिंपल तरीके से मत कर देना। ये सिंपल तरीके से कर देते तो नंबर, ये तो नहीं देना जाएगा तो नहीं देगा, भले एक नंबर में। पूर्ण वर्ग बना के कैसे करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 होना चाहिए, ऑलरेडी से 1 है। तो दोस्तों करते क्या, एक्स के गुणांक का आधा करते हैं। तो एक्स का गुणांक दोस्तों कितना, 4। 4 का दोस्तों करेंगे हम आधा, तो 4/2 हो गया। और इसको काट ले, 2 एकम 2, 2 दूना 4। एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग करते हैं, तो काटने पर दोस्तों 2 बचा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे। समझ पाए, क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा, तो x के गुणांक का आधा 2 होगा, इसका वर्ग करते हैं। जब काटे पीटेंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं, तो बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे एंड 4 घटा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों जितना जोड़ा उतना घटा देंगे, यानी कि इस समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस व्यंजक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 4x इधर आ गया, प्लस का 4 इधर आ गया, माइनस का 5 और माइनस का 4। ध्यान समझिए, ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया ये वाला। कैसे बनेगा ये दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 एक्स, ठीक है, 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 9 हो जाएगा। कैसे, इसको मैंने क्यों लिखा ऐसा, ध्यान समझिए। ये देखिए x माइनस 2 का होल आप इसका ओपन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a कितना हमारा x, b कितना हमारा 2, भाई ऐसे x इंटू 2, ठीक है। और इधर देखिए इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2। इस लाइन को नहीं लिखते हैं आप, यदि इस लाइन जिसको मैंने टिक किया नहीं लिखते, डायरेक्ट इसके बाद इस लाइन को भी लिखते तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यही आएगी लाइन हमारी। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। इसको लगा देते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए की जगह पर यहाँ कितना x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 ऐसे रहा, और माइनस बी यानी कि माइनस का 3 हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 a और प्लस बी, बी की जगह पर कितना है 3। बस सॉल्व करिए, आंसर आ चुका है। तो x माइनस 5 भाई 5 कैसे आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना, है तो दोस्तों आसान। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर। किस पे चर्चा करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए। 12 नंबर आपसे कह रहा है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। आगे कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। आगे भैया आपसे कह रहा है इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। किसे, शंकु को। इसे पिघलाकर गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या बताइए, गोले की त्रिज्या बताइए। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। आपसे भैया कह रहा है एक शंकु
216 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसकी शंकु की ऊंचाई दोस्तों कितनी दे रखी है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है सही है। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर गोले के रूप में ढाला गया। किसको? शंख को पिघला दिया गया, गोले के रूप में बना दिया गया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान समझिएगा, जब भी कोई आकृति दे रखी है, उस आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो उन दोनों आकृतियों के जो आयतन होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इस बात को गाढ़ मान लीजिए। क्या? जब भी किसी एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनती है, तो उन दोनों आकृतियों को दोस्तों जो आयतन होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर होगी दोस्तों? में दिया क्या है? दिया क्या है दोस्तों? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं? x से। तो h बराबर हमें दे रखा है, शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है? 216 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसके आधार की त्रिज्या किसकी? शंकु की त्रिज्या। दोस्तों इसको स्मॉल r से लिख लेते हैं, कितना दे रखा है हमें? 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है? तो गोले की त्रिज्या, दोस्तों मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर, कैपिटल R सेंटीमीटर मान लिया। अब ध्यान समझिए, हमने क्या बताया? जो गोले का आयतन होगा, वो गोले का आयतन दोस्तों जो होगा, उस शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्यों? जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए, ठीक है, आर यहाँ स्मॉल, शंकु में देखो क्या माना था? स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल में चल रहा है। अब ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे दोस्तों? सबकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू पता है उसको इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये देखिए, यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? आर का मान चाहिए ना, तो आर क्यूब रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं, है कि नहीं? तो देखिए आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए पाई आर स्क्वायर, और एच तो ऐसे रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, अपान में कितना बचेगा? देखिए 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच तो ऐसे रहा। यहां दोस्तों कितना? 4, देखिए नीचे आ गया 4, और ये कितना आ गया? पाई आ गया। 4 पाई नीचे, भाई 4 पाई नीचे आ गया। अब ध्यान समझिएगा, यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और दोस्तों आर क्यूब बराबर, देखिए आर की वैल्यू दोस्तों आपको पता है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? 16 है, तो आर की जगह पर हम 16 रखेंगे, तो 16 का स्क्वायर हो गया, इंटू दोस्तों देखिए एच कितना आपको दे रखा है? 216, तो 216 हो गया, इंटू 3 हो गया, अपान में दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये 4 हो गया। 4 से काट लेते 216 को, देखिए 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 16 का 4 चक्कू 16, 54 हो गया जाके। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं इधर। देखिए तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 16 को दोस्तों लिख सकते हैं 16 इंटू 16, आर क्यूब बराबर 16 इंटू 16 हो गया, और यहां देखिए 54 इंटू 54 गुणे 3। दोस्तों में क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए दोस्तों क्यूब रूट निकालेंगे, तो आर बराबर क्यूब रूट कितना? 16। अच्छा 16 को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं? 16 को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं? ध्यान समझिएगा, 4 गुणे 4 ले सकते हैं 16 को, और इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4, भाई 4 चक्कू 16 होता है। 54 को दोस्तों क्या ले सकते हैं? देखिए 54 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे? 54 को बताइए, देखिए 27 और गुणे 2, 27 दूना 54 होता, और गुणे 3 है, यही दोस्तों हमारा हो गया, ठीक है। और देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे? तो क्यूब रूट 4 को दोस्तों हम और छोटा कर लेते हैं, या दोस्तों ध्यान समझिए, 4 को ऐसे लिखते हैं, 4 गुणे 4 दोस्तों क्यूब रूट से 3 का पेयर बनता है, तो देखिए 4 का 3 का यहां पर पेयर बन गया। पर दोस्तों देखिए एक 4 हमारे पास ये फालतू अभी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 4 को मैंने 2 गुणे 2 लिख लिया, ठीक है। और 27 को दोस्तों ध्यान समझिए क्या लिखेंगे? 27 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 बचा था ना यहां से। अच्छा देखिए एक 3 यहां पर भी तो हमारा है, ये 3 ऊपर गया था, ये 3, और यहां नीचे 3 तो यहां बचा था ना अभी, तो ये 3 3 तो यहीं कैंसिल हो जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
तो यहां तो 3 बचा ही नहीं है हमारा ये। ठीक है, तो इस 3 को हटा देते हैं। और दोस्तों 27 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 भाई, 3 3 9 27 गुणे 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए 3 का पेयर बन गया, यहां 2 और 1 मिला के 3 होगा, यहां पर 3 देखिए। तो दोस्तों क्या करें, क्यूब रूट से 3 3 का पेयर बना के उसमें से बाहर कर लेते हैं। तो r बराबर दोस्तों हमारा कितना आएगा, यहां से 4 का 3 का जोड़ा, 3 में से एक 4 बाहर आएगा। यहां देखिए 2 और 1 3 होगा, 3 में से एक 2 आएगा, यहां 3 में से एक 3 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 24, यानी r बराबर दोस्तों कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर की मीटर। देखिए क्या सब कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए r वाला 24 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए दोस्तों? दोस्तों तो इस तरीके से निकालेंगे। वैसे दोस्तों चाहेंगे कि आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका क्या निकालें, घनमूल निकाल लें। दोस्तों फाइनल आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, अतः। इसके बाद पहले आप ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, फिर उसके बाद यहां अतः क्या पूछा था, गोले की त्रिज्या। अतः गोले की त्रिज्या बराबर 24 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, ये 3 समझ पाए थे कि नहीं भाई? इस 3 की मल्टीप्लाई तो हमने ऊपर कर दी तो 3 आ गया था, और यहां वाला भी तो 3 बटे में था, तो 3 तो बच ही जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 13। 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण, आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण, निम्नवत है। आगे कह रहा है, प्रशिक्षुओं की संख्या ब्रैकेट में पिक्टोग्राफ, और ये तो आप सभी मित्रों को बनाना आता है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, थोड़ा और लिखना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए पहले एक आपको टेबल बना के दिए, आयता यातायात के साधन इधर लिखा है, फिर दोस्तों लिखा है स्कूटर, फिर दोस्तों है ऑटो पैदल, फिर पैदल, फिर है मोटरसाइकिल, फिर अन्य। ठीक, प्रशिक्षुओं की संख्या दोस्तों आपको देखिए, स्कूटर से 8 आते हैं, ऑटो से 9 आते हैं, पैदल दोस्तों 18 आते हैं, मोटरसाइकिल से 10 आते हैं, अन्य साधन से दोस्तों 15 आते हैं। ये दोस्तों आपको बना है, ये इतना प्रश्न दोस्तों आपको दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों में पिक्टोग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना संकेत, प्रशिक्षु दोस्तों इस तरीके से बना लेते हैं। माना संकेत एक प्रशिक्षु, मतलब ये दोस्तों एक जो प्रशिक्षु का संकेत है। और दोस्तों यहां पर एक ऐसा दे रखा है जिसमें क्या
हम कुछ और मान भी नहीं सकते क्योंकि 8 है फिर 9 है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो थोड़ा ये मामला गड़बड़ होगा। इसलिए दोस्तों क्या सभी को दिखाना होगा। इधर दोस्तों लिखेंगे यातायात के साधन, यातायात के साधन। फिर दोस्तों इधर लिखेंगे, इधर होंगे क्या, यातायात के साधन हो गए। इधर लिखेंगे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या। ध्यान से समझिए भैया कैसे करेंगे। यातायात के साधन दोस्तों पहले कितना, स्कूटर है, तो लिख लेंगे स्कूटर। कितने स्कूटर दोस्तों, 8 हैं, तो इस तरीके से दोस्तों 8 फिगर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बना लीजिए। ये तो आप बना लेंगे ना। फिर दोस्तों स्कूटर के बाद कितना, ऑटो। ऑटो से दोस्तों 9 है, तो 9 बना लीजिए इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पैदल, पैदल कितने, 18 है, तो दोस्तों 18 बनाने पड़े, छोटे छोटे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों बनाते रहिएगा। पिक्टोग्राफ दोस्तों सबसे आसान बनाना होता है कि नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल से कितने हैं, 10। मोटरसाइकिल तो 10 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अन्य से 15 है, मतलब अन्य साधन से जो आते हैं 15 है, 15 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बनके तैयार होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। कितना आसान बनाना था, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, समीकरण 4x + 1 अपान 8x - 4 = 2 का हल को हल कीजिए, को हल कीजिए। आगे भी कह रहा है एवं उत्तर की जांच भी कीजिए, एवं उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों जांच करने का मतलब होता है कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं सही है। अभी कैसे करेंगे समझाते हैं। अभी देखिए भैया, क्या समीकरण दे रखा है, 4x + 1 अपान 8x - 4 = 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 8x की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 16x माइनस का 8 भाई 8x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 16x हो जाएगा, एंड 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 हो जाएगा। 4x + 1, इसके नीचे 1 होगा, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको उठा के इधर लाते हैं, तो 16x माइनस का 4x, 1 ऐसे रहा, ये -8 उठा के उधर ले जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो 16 में से 4 जाएगा 12x बराबर 9, x बराबर 9/12। समझ रहे हो भैया क्या किया हमने। 16x अपनी जगह पर है, 4x को उठा के इधर ले आए तो माइनस का 4x हो गया। ये 1 अपनी जगह पर, माइनस का उठा के उधर ले गए, काट लीजिए। किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 चक्कू 12। x की वैल्यू दोस्तों हमारी 3/4 आ गई। ठीक है, उत्तर की जांच में क्या करना होगा,
उत्तर की जांच। जब भी दोस्तों इस तरीके से पूछे तो दोस्तों उत्तर की जांच में करना क्या होता है भैया, जो x की वैल्यू आती है इसके हम इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे। ये दो बराबर दो, जो हमारा एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर आना चाहिए। दोस्तों क्या करना है हमें, 4x प्लस 1 अपान 8x माइनस 4 इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका एलएचएस पार्ट ले लेंगे, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं दोस्तों। कितना, 4x प्लस 1 अपान 8x माइनस 4। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करने पर यदि 2 आ जाता है तो दोस्तों हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों क्या लिखोगे, यदि x बराबर 1, x बराबर 1 क्या 3/4 है ना, x बराबर 3/4 रखने पर, 4 रखने पर, किसमें रखने पर इसमें, तो 4 गुणे 3/4 हो गया प्लस 1 हो गया अपान में 8 गुणे 3/4 हो गया माइनस का 1 हो गया। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। क्या बचा था दोस्तों हमारे पास, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 प्लस 1 अपान में कितना, 2 3 6, 2 3 6 माइनस 1, 8 3/4 ठीक तो है, तो 8x माइनस 4 ही तो था, 3 3 9 3 चुके 12, वैल्यू तो सही है, 3/4 ही आना चाहिए था। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिख गया है, यहाँ 4 है ना तो 4 लिखा है, 1 क्यों आएगा, वही का पढ़ोगे, यहाँ पर 4 है ना 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो 3 प्लस 1 कितना 4 हो गया हमारा, और नीचे कितना 6 में से 4 जाएगा तो 2 काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, देखिए 2 आ जाएगा RHS। ठीक है, देखिए यहाँ LHS हमारा कितना है, सॉल्व किया तो हमारा 2 है, RHS के बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS। क्या आपने LHS को सॉल्व किया, RHS के बराबर आएगा, इसीलिए क्या होगा हमारा, इसीलिए क्या हमारी उत्तर की जांच होती है, इसीलिए क्या होगा 4x प्लस 1 अपान 8x माइनस 4 इक्वल टू 2, ये हमारा सही दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमारा सही है, बस उत्तर की जांच होगी। डायरेक्ट आप यहां पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, इसलिए उत्तर की जांच होगी हमारी। भाई ये LHS बराबर RHS नहीं आता तो ये गलत था हमारा, लास्ट में वही जो लाना था वो हमने लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। दोस्तों है भी आसान प्रश्न, पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, तो बना लेते सबसे पहले। देखिए
यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, नाम है ए बी सी डी। दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब एक दूसरे से लगी हुई। तो दोस्तों यह मान लेते हैं हमारी 6 सेंटीमीटर है, चलो बड़ी चलो मान लेते हैं ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो इसी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की बजाय बराबर होती, तो ये भी दोस्तों हमारी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी दोस्तों ये हमारी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर होगा। और उसका विकर्ण दे रखा है, मान लेते एसी विकर्ण हमारा कितना 8 सेंटीमीटर है दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बन गया हमारा, बन गया कि नहीं बन गया। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ए डी सी का होगा। यानी कि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका दो गुना कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या ध्यान समझिएगा, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान समझिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या ए बी भुजा को मान लेते हैं हमारा ए बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, बी बराबर भैया मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और सी बराबर दोस्तों मान लेते हैं हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दिखा त्रिभुज ए बी सी में इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये देखिए विषमबाहु त्रिभुज है भाई, सभी भुजाएं इसकी क्या बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों यह विषमबाहु है। और आप जानते हैं इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप। ऐसे बराबर दोस्तों क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो याद होगा, मैं इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूं, आप इसके नीचे सॉल्व करिएगा। a की वैल्यू दोस्तों 6, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 8 बटे 2। देखिए 6 और 10 16 और 16 8 24, 24 बटे 2। यानी दोस्तों s बराबर हमारा कितना 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 12, यानी कि s की वैल्यू दोस्तों 12, s बराबर दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अर्ध परिमाप त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप 12 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो मैंने आपको सिखाया अच्छे से। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी 12, तो 12, फिर देखिए एस की वैल्यू 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6, फिर एस की वैल्यू 12, बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 10, और s की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी 12, और c की वैल्यू दोस्तों 8। तो दोस्तों अंडर रूट देखिए 12 गुणे 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, गुणे 12 में से 10 जाएगा 2 बचा, और 12 में से 8 गया 4 बचा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रूट से निकालते देखिए 12 गुणे से 4 गुणे 3 और 6 गुणे सकते हैं 3 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 2, और ये 2 तो हमारे पास आई है और 4 हमारा ऐसे रहा। आप ध्यान से समझिए, बस हो गया थोड़ा सा बच्चा। अब याद देखिए यहां पर भी 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो रूट के अंदर क्या 2 का पेयर बना, उसमें से एक बाहर जाता है। यहां देखिए 3 है, ये देखिए 3 का पेयर बन गया, ये 2 का, तो कितना 2 4 गुणे 3 गुणे 2 हो गया। इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो देखिए कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना 4 तिया 12 दूना 24, 24 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया, और आप जानते हैं जितना ए बी सी का क्षेत्रफल होगा उतना ही ए डी सी का होगा, इसलिए लिखेंगे क्या, क्या पूछा था आपसे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक भैया, तो देखिए 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 24, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। नीचे लिख लीजिए, अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 16, ध्यान से देखिएगा।
16 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 16 कह रहा है x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। देखिए भैया कैसे करेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, है आसान दोस्तों ये भी। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। ये दोनों दोस्तों अपने फार्मूले का एक तरीके से आइडेंटिटी होती है ना, ये आइडेंटिटी दोनों लगे, दोनों को मैंने अच्छे से आपको लिखाया भी समझाया भी। चलिए देखिए x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब हो गया। देखिए चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक भैया। और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इतना समझ गए? अब ध्यान समझिए इसको कैसे ओपन करेंगे। a की जगह पर दोस्तों देखिए x है, b की जगह पर कितना है b की जगह पर कितना 4y, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये पहला वाला लग जाएगा हमारा, कितना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी कितना 4y ब्रैकेट में कितना a प्लस बी हो गया। माइनस लगा लिया, ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, यहां पर मझला ब्रैकेट लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब तो 4y का माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में दोस्तों कितना हो जाएगा x माइनस का 4y। बस इन दोनों की जगह पर, a की जगह पर x यूज कर लिया, b की जगह पर 4y। देखिए कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस देखिए 4 का क्यूब तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 y क्यूब, यहाँ देखिए 3 चक्कू 12 x y हो गया, यहाँ x प्लस y हो 4y हो गया। यहाँ देखिए x क्यूब माइनस का 64 y क्यूब माइनस 3 चक्कू 12 x y हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना x माइनस का 4y। ओपन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। x क्यूब प्लस का 64 y क्यूब, इसको जब ओपन करेंगे तो 12 देखिए 12 x स्क्वायर y, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 12 x y स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए यही काम करेंगे, x क्यूब माइनस का 64 y क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 x स्क्वायर y हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना 12 x y स्क्वायर। 12 क्या, क्यों 12 नहीं होगा, ज्यादा होगा ना, 12 चौक 48 होता ना, देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 ये हो गया कि x y स्क्वायर, यहाँ भी ये होगा माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48, ये 48 12 चौक 48 तो माइनस माइनस प्लस होगा 12 चौक 48 x ऐसे ना y यहाँ पर y यहाँ दूसरी y स्क्वायर होगा। यहां से देखिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 6 64 y क्यूब प्लस का 12 x स्क्वायर y प्लस का 48 x y स्क्वायर माइनस का देखिए माइनस प्लस माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 64 y क्यूब माइनस माइनस प्लस 12 x स्क्वायर y और माइनस प्लस माइनस का 48 x y स्क्वायर। अब ध्यान समझ देखिए क्या क्या कटेगा, देखिएगा क्या क्या दोस्तों, माइनस का प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस का 48 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 48 x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। दोस्तों हमारे पास बचा के जाके 64 y क्यूब और यहाँ देखिएगा 64 y क्यूब, सजाती पदों को हिसाब में कर लिया, फिर प्लस का 12 x स्क्वायर y और यहाँ पर भी प्लस का 12 x स्क्वायर y। फाइनल आंसर दोस्तों क्या आएगा हमारा 64 64 यहाँ 64 यहाँ 64 64 दोस्तों कितना हो जाएगा 4 4 8 6 दूनी 12 148 सॉरी 128 y क्यूब प्लस और 12 12 24 x स्क्वायर y। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 17 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है,
x इंटू वाई इंटू प्लस है प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। को सत्यापित कीजिए मतलब करना क्या है हमें, इसे सत्यापित मतलब दोनों एलएचएस आरएचएस के बराबर है और कह रहा जहां जहां x बराबर दोस्तों देखा माइनस का 2/7, y बराबर है 9/2 एंड z बराबर दोस्तों आपके पास है 2/3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सत्यापित कैसे करेंगे। जो ये वैल्यू आपको दे रखी है जहां वाली में x y और z की, इस सभी वैल्यू दोस्तों उसमें पुट करना है और एलएचएस यदि आरएचएस के बराबर आ जाता है तो ये दोनों सत्यापित हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से सिद्ध करना है हमें। क्या करना, सिद्ध। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड दे रखा। ठीक है, ये सारी वैल्यू दे रखी हैं। इन वैल्यू को आप नोट कर लेंगे यहां पर दोबारा। चलिए मैं कर ही देता हूं जिसे करना है आपको उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में करेंगे सबसे पहले x बराबर माइनस का 2/7 नोट कर लीजिएगा, y बराबर 9/2 और z बराबर 2/3। इस तरीके से आप जो अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे ना, जब पेपर देंगे वहां की बात कर रहा हूं, इस तरीके से नोट कर लेना। उसके बाद इसको नोट करना, x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब इसका एलएचएस पार्ट हम ले लेंगे। जो इस साइड में एलएचएस या आरएचएस होता है, x इंटू वाई प्लस जेड वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू दोस्तों माइनस का 2/7 है, y की वैल्यू दोस्तों 9/2 है। ठीक है, और z की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2/3। बस सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 2/7 देखिए 6 एलसीएम में 2 3 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 9 27 प्लस 3 दूनी 6 2 2 दूना 4, कितना दोस्तों हो गया, माइनस का 2/7 इंटू 27 4 31/6 हो गया। काट लेते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि माइनस का 31 और बटे 7 21। ये हमारा एलएचएस आया देखिए। ठीक, माइनस का 31/21। अब दोस्तों हम आरएचएस ले लेते हैं। आप इस एलएचएस सॉल्व करना, उसी के नीचे दोस्तों आरएचएस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है आरएचएस हमारे पास, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये गुणे का निशान है दोस्तों यहाँ पर। देखिए x की वैल्यू माइनस का 2/7 गुणे y की वैल्यू दोस्तों 9/2। ठीक है, प्लस x की वैल्यू कितनी, माइनस का 2/7 और z की वैल्यू 2/3। ध्यान से देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक भैया, तो क्या बचा जाके हमारे पास, ऊपर माइनस का 9/7 और यहाँ प्लस का देखिए माइनस का 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 बटे और 7 21 बचा जाके, यानी कि माइनस का 9/7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/21 हो गया। ठीक भैया, अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम 21 एलसीएम ले लेंगे। तो 7 21 3 आता, 7 21 3 आया और 3 9 27 ऊपर हो गया, और माइनस 21 है तो 21 से 21 का 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको भी सॉल्व करें, देखिए माइनस का 27 और माइनस का 4 माइनस का 31/21 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए आपने जब एलएचएस को सॉल्व किया तब भी आपका माइनस का 31/21 आया, आरएचएस को सॉल्व किया तब भी माइनस का 31/21 आया। देखिए चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस इसीलिए क्या होगा, x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, और ये ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। ये हमारा सत्यापित हो चुका, प्रूव्ड हो चुका, मतलब हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अंतिम दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 18, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग
सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का, सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन, विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे संक्षेप में वर्णन। दोस्तों आपको मैंने समझा के रखा कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की दोस्तों कितनी शर्तें होती हैं? 4 होती है। कौन कौन सी? ट्रिपल एस, एस ए एस ए और कौन सी? आर एच एस। यही तो होती है दोस्तों, 4 होती है कि नहीं? तो दोस्तों लिख लीजिए क्या आंसर में क्या लिखेंगे? त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की 4 शर्तें होती हैं। निम्नलिखित 4 शर्तें होती हैं। देखिए दोस्तों इस पेपर में आपको कितना थ्योरी आई थी। पहले दोस्तों चारों शर्तों को लिख देते हैं, फिर बारी बारी से दोस्तों समझा देते हैं। देखिए ट्रिपल एस शर्त, फिर एस ए एस शर्त, तीसरी दोस्तों है कितनी? ए एस ए शर्त, और दोस्तों जो चौथी शर्त आपकी है आर एच एस शर्त। ठीक है, बारी बारी से दोस्तों इनको क्या समझना है। तो पहले दोस्तों पहली हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग रहेगी पहली? उसको हटा दें। ये लिखने के बाद उसके बाद मैं बारी बारी समझा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? कौन सी? पहली दोस्तों कौन सी कंडीशन है? ट्रिपल एस शर्त। दोस्तों देखिए, लिखिए इसमें, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ध्यान समझिए, त्रिभुज के माध्यम समझिए। दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा? पहला ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर हो गया। तो ए बी दोस्तों पी क्यू के बराबर हो, बी सी दोस्तों क्यू आर के बराबर हो, और ए सी दोस्तों किसके? पी आर के बराबर होगा। तो दोस्तों दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। और चाहे दोस्तों तो लिख भी सकते हैं क्या है यहाँ पर इसी के नीचे, ए बी बराबर किसके हमारा? पी क्यू के है, और बी सी बराबर किसके हमारे हैं? क्यू आर के है, और सी ए बराबर हमारा आर पी के। इस तरीके से यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं अगली कंडीशन कौन सी है? सेकेंड वाली एस ए एस। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तीसरी दोस्तों कंडीशन आपसे कह रही है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं एवं इनके कर लीजिए,
एवं इनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं एवं इनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए दोस्तों कैसे, क्या कह रहा है, दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। कह रहा है दो, यदि किसी त्रिभुज के देखिए दो भुजाएं, तो मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इनके बीच का कोण ये, यानी कि ए बी बराबर हमारा किसके, पी क्यू के होना चाहिए, और बी सी बराबर किसके होना चाहिए, क्यू आर के। तो एंगल बी बराबर किसके, एंगल क्यू के है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। समझ गए, ठीक है। तीसरी कंडीशन दोस्तों देखिए, ए एस ए, मैंने बहुत विधवा से इसको समझाया है। यदि किसी त्रिभुज, देखिए इसका मतलब क्या, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एवं इनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण एवं इनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समांतर होंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, इसको कैसे समझाएंगे, दो कोण बराबर हो, जैसे ध्यान समझिए, जैसे ये दो त्रिभुज हमारे पास ए बी सी और कौन सा पी क्यू आर है। तो मान लेते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू के है, और कोण सी बराबर दोस्तों है कोण आर के है, और इनके बीच की भुजा बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो दोस्तों क्या होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग होंगे, क्या, एंगल बी बराबर दोस्तों एंगल क्यू के है, एंगल सी बराबर एंगल आर के है, एंड भुजा बीसी बराबर भुजा क्यू आर के है। तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अंतिम कंडीशन दोस्तों 4 नंबर, आर एच एस, समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं कोई भुजा, ध्यान समझिए, इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा कोई एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए, जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है, ये ए बी सी हो गया, ये पी क्यू आर हो गया। तो ध्यान समझिएगा,
कर्ण तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब कोई बजाय यदि BC QR के बराबर हो जाए या AB PR के बराबर हो जाए, यानी क्या दोस्तों क्या होगा, कर्ण कर्ण AC बराबर दोस्तों किसके होगा, कर्ण PR के, और भुजा CB बराबर दोस्तों भुजा RQ के, और समकोण इसलिए कोण B बराबर कोण Q किसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम समकोण त्रिभुज PQR, समझ गए। तो ये चारों शर्तें दोस्तों मैंने आपको लिख के दिखा दी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को ये प्रीवियस ईयर पेपर 2021 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर कर पाए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी मित्रों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।